जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यानी आज हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, इन टॉपिकों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। ठीक, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक क्या है? तो एक निकाय है। और कैसा निकाय है? तो यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं भाई? तो दो बिंदु आवेश होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं? दो बिंदु आवेश होते हैं। ठीक है, और कैसे बिंदु आवेश होते हैं? तो ऐसे आवेश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है। परिमाण क्या होता है भाई? समान होता है। अगर पहले का मान Q है तो दूसरे का मान भी Q होगा, परंतु प्रकृति अलग होती है, विपरीत होती है। यानी अगर एक आवेश प्लस है तो दूसरा आवेश माइनस होगा। और यदि ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तभी इस निकाय को क्या कहा जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश हैं वो प्लस Q हुआ, माइनस Q है, और इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। इनके बीच की अल्प दूरी क्या मान लिया जाए? 2L। अब क्यों 2L माना जाता है ये आप लोगों को अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच की अल्प दूरी को क्या माना जाता है? 2L। तो यही निकाय आपका कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी किसी भी एक आवेश, दोनों आवेश तो बराबर है। ठीक है, तो कोई भी एक आवेश ले लेंगे यानी Q, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L, इसके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से लिखा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से लिखा जाता है, यानी P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 2QL। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसका डेफिनेशन लिखिए, और फिर हम लोग फिगर बनाएंगे और उसके बाद द्विध्रुव का आघूर्ण लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग और लिखिए उसमें वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। खड़ी पाई देकर लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसे? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को इसे P से प्रदर्शित करते हैं। खड़ी पाई दीजिए, लाइन चेंज कर लिखिएगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q व माइनस Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L है, तो उनके बीच की अल्प दूरी 2L है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण डैश दे दीजिए और ये फिगर बना लीजिए, और उसके बाद लिखिएगा P बराबर Q गुणे 2L, फिर लाइन चेंज करके P बराबर 2QL। ठीक है, इतना कर लिए। अब इसके नीचे लिखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P एक सदिश राशि है। इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है,
अगर मान लीजिए हम लोग इस द्विध्रुव का नाम दे दें ए बी, तो इस P का जो दिशा होगा वह होगा B से A की ओर, यानी बी ए के अनुदिश। ठीक है, अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी नाम दे दिया जाए तो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है इसकी दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी B से A की ओर, यानी इस डायरेक्शन में आपका P होगा। बात समझ में आया? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, और किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अतः P बराबर Q गुणे 2l, यानी P बराबर 2QL। और इसकी दिशा किधर होती है? तो BA के अनुदिश, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो देखिए इसकी दो स्थितियां होता है, एक होता है अच्छी स्थिति और एक होता है निरक्षी स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या होगा किसी बिंदु पर। ठीक है, तो समझ लीजिए पहले ये आपका ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी 2l है और इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, इसलिए O से A तक की दूरी l होगी और O से B तक की दूरी भी क्या होगी? l होगी। भाई टोटल दूरी 2l, तो आधी दूरी l और ये भी आधी दूरी l होगा। हम लोग मानेंगे कि O से P तक की जो दूरी है वो r है। O से P तक की दूरी कितना है भाई? तो O से P तक की दूरी r, ऐसा हम लोग मानेंगे। इसलिए A से P तक की दूरी होगी r माइनस l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी r माइनस l। क्यों? क्योंकि इतना r है और ये वाली दूरी l है, तो इसलिए ये वाला दूरी होगा आपका r माइनस l बराबर ये दूरी। बात समझ में आया? तो A से P तक की दूरी हो जाएगी r माइनस l। इसी प्रकार B से P तक की दूरी होगी आपका r प्लस l। भाई इतना l है, ये वाली दूरी l है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो टोटल दूरी होगी l प्लस r कहिए या r प्लस l कहिए। बात समझ में आया? तो B से P तक की दूरी r प्लस l होगा। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग भाषा लिखेंगे और भाषा में बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे हम लोग। तो लिखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु अथवा निर्वात में स्थित है, वायु अथवा निर्वात में स्थित है। खड़ी पाई के बाद लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है, या ऐसे कर लीजिएगा जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग फिगर बना लीजिएगा। यहाँ का भाषा हमने आपको बोल दिया कि क्या लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप क्या कर लेंगे? फिगर बना लेंगे और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे, यदि द्विध्रुव के प्लस Q व माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्रमशः E1 व E2 हो, E1 व E2 हो, तो के बाद डैश दे दीजिए। तो के बाद क्या करिए? डैश दे दीजिए। अब हम लोग मान चुके हैं, देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना माना है हमने? E1, और माइनस Q के कारण बिंदु P पर आवेश कितना माना, तीव्रता कितना माना है? तो E2। ठीक है, तो अब इस E1 E2 का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखिए E1 बराबर हो जाएगा, डैश देकर इसके बाद लिखेंगे हम लोग, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, और यहां से यहां तक की दूरी प्लस आवेश के कारण है E1। ठीक है, तो E1 का मान हम लोग निकाल रहे हैं, यानी इस आवेश के कारण यहां तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए और यहां से यहां तक की दूरी है r माइनस l, तो ये हो जाएगा r माइनस l का स्क्वायर।
और इसकी दिशा क्या होगी भाई, तो इसका दिशा होगा एपी के अनुदिश, यानी ए से पी की ओर, बिंदु पी पर एपी के अनुदिश यानी इस डायरेक्शन, ठीक है, या ओपी हम लोग कह दें, ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश, ठीक है। देखो भाई, एपी के अनुदिश कहो, ओपी के अनुदिश कहो, बीपी के अनुदिश कहो, बात एक ही है, लेकिन कहाँ पर, बिंदु पी पर, ठीक है। अगर E2 का मान निकालें हम लोग, तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो, इस आवेश के कारण जब यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, अगर मान लो यहाँ प्लस क्यू आवेश है आर दूरी पर, यहाँ पे हमको तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आर दूरी पर इस आवेश के कारण जो तीव्रता होगा यहाँ बिंदु पी पर, वह E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस आवेश के कारण निकालना है वो आवेश अंश में, और उस आवेश से वह आवेश जिस बिंदु पर स्थित है उस बिंदु से और जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग हर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो इसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। इस E2 का दिशा किधर होगा भाई, तो इसका होगा PO के अनुदिश, PO के अनुदिश, PO के अनुदिश। E2 का मान क्या होगा भाई, P से O की ओर, यानी यहां से इधर की ओर E2 का दिशा होगा। क्यों होगा ऐसा, तो देखिए भाई, अगर यहाँ पे आप कोई परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे तो ये धन आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लगाएगा, तो जिधर बल लगाएगा उधर ही E की दिशा होगा, यानी इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर होगा। ये ऋण आवेश है, यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब ये आवेश इस पर इधर की ओर बल लगा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके कारण यहाँ पे तीव्रता की दिशा इधर होगा, E2। बात समझ में आया, ठीक है भाई। अब E1 E2 आप देख रहे हैं एक दूसरे के क्या है भाई, विपरीत हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे चूंकि अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए, चूंकि E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का परिमाप, परिणामी तीव्रता का परिमाण E बराबर E1 माइनस E2। क्यों E1 माइनस E2 लिख रहे हैं भाई, तो देखिए E1 अधिक है, E1 क्या है, अधिक है, और E2 कम है। कैसे जानेंगे, तो देखिए दूरी, जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसमें आर स्क्वायर क्या होता है, बटे में होता है ना, ये दूरी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता कम होगी और दूरी कम होगी तो तीव्रता अधिक होगी। तो इस आवेश के कारण यहाँ दूरी कम है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अधिक है, इसलिए ये दूरी कम होने के कारण इसके कारण जो तीव्रता होगी वह E1 अधिक होगी और इसके कारण जो E2 तीव्रता होगी वह E1 से कम होगी। बात समझ में आया। तो परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अगर तीव्रताएं अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके परिणामी का परिमाप निकालने के लिए सीधे घटा देंगे बड़े वाले तीव्रता में से छोटे वाले तीव्रता को। तो इसलिए परिणामी तीव्रता का परिमाण E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे E1 का मान, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान कितना है भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। E1 E2 का मान रख दिए। अब इसमें से जो कॉमन है आप उसे कॉमन कर लीजिए। तो देखिए एक तो ऊपर से Q कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो जो भी कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करिए। तो Q कॉमन ले रहे हैं हम लोग, Q को कॉमन और बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये इसको तो ऐसे ही लिख देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका
आर माइनस यल का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा इधर होगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो हर में ऐसे ही गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा यहाँ 1 में आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें 1 में गुणा होगा तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा बताएं तो डायरेक्ट किया जाए। चलिए इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसको ऐसे का ऐसे ही लिख रही है, अब ध्यान से समझिए। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे होल स्क्वायर तो क्या होगा, ये होगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ब्रैकेट में इसको समझिएगा और इसको भी तोड़ेंगे, ये माइनस अभी ब्रैकेट के बाहर रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट हम लोग तोड़ेंगे ना, तो इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन जब ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो आर स्क्वायर को माइनस करेगा, एल स्क्वायर को माइनस करेगा और माइनस 2RL को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये जब आर स्क्वायर को माइनस करेगा और इधर आर स्क्वायर प्लस में मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस में होगा, इधर यल स्क्वायर माइनस में मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका प्लस 2RL और यहाँ का जो माइनस 2RL है माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस 2RL, यानी प्लस 2RL हो जाएगा 4RL। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, अब बट्टे में क्या होगा भाई, आप स्क्वायर भूल जाइए, दोनों का स्क्वायर है, मतलब समझिए ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी मझला ब्रैकेट लगा के दोनों का स्क्वायर हटा के समझिए बाहर कर दिए तो आप देखेंगे ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, यानी ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। ठीक है, और जो ये वाला स्क्वायर है ये इन दोनों के ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आया, ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाएगा कि देखिए आर के तुलना में जो यल है ना वह बहुत छोटा होता है। आर के तुलना में यल क्या होता है, बहुत छोटा। ये फिगर में इतना बड़ा यल, इतनी दूरी दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये दूरी क्या है, वास्तव में ये दूरी बहुत ही सूक्ष्म है, यानी आर के तुलना में ये दूरी बहुत सूक्ष्म है। इसलिए आर स्क्वायर के तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। आर स्क्वायर के तुलना में यल स्क्वायर को क्या माना जा सकता है, नगण्य। नगण्य मतलब बिना गणना योग्य, यानी इसको छोड़ दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग भाषा में लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिएगा कि आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर नगण्य होगा। ठीक है, अतः तब क्या होगा भाई, अतः ई बराबर, यानी जो ये ई बराबर आ रहा था हम लोगों का, ठीक है ना, ई बराबर अब कितना होगा, इसमें यल स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, यल को मत छोड़ना भाई, यल स्क्वायर को छोड़ना है खाली। तो ये ई बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 4RL अपान यल स्क्वायर छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, इसको भूल जाओ कि यल स्क्वायर है, क्योंकि इसको नगण्य मानना है। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर पर पावर 4 हो जाएगा। आर पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखेंगे एक आर से एक आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इधर फिगर हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह का क्या पड़ रहा है, तो जगह का अभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक आर से यहाँ का एक आर कटेगा तो बचेगा आपका ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4L अपान RQ, यही तो बचेगा। एक आर से एक आर कटेगा, नीचे 4R, आर पर 4 घात था तो 3R बचेगा, यानी RQ बचेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस Q को इसके साथ लिखो, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2, कोई दिक्कत, 2 गुणे 2 4 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ Q था, इस Q को अब इसके पास ला देंगे, Q और इंटू L, कोई दिक्कत। देखिए अंश में है आपका, अगर टोटल गुणा कराएंगे तो 4QL, यही तो है। अभी भी अंश का पूरा गुणा कराइए तो 1 गुणे 2 गुणे 2 4 होगा और QL,
4ql, ठीक है। और हर में क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टे इंटू आर क्यू, यही तो मिलेगा। हर का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बट्टे आर क्यू, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोग जान चुके हैं कि ये जो है 2ql यह वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है आघूर्ण होता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2ql, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग ये मान रख देंगे तो E बराबर बन जाएगा फार्मूला, E बराबर क्या बन जाएगा भाई, कहाँ लिखा जाए, चलिए यहाँ एक लाइन लिख देते हैं। तो E बराबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, 2p/r³। भाई इसके जब हम लोग रख देंगे P, यहाँ P रख देंगे तो भाई 2 तो है तो 2p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p। तो ये आपका परिणामी तीव्रता का परिमाण होगा कहाँ पर, बिंदु P पर। और इसकी दिशा किधर होगी भाई, तो E1 अधिक था ना, E1 अधिक था, तो जो दिशा E1 की थी वही दिशा इसकी भी हो जाएगी। तो E1 की दिशा क्या थी, OP के अनुदिश, तो हमारे में इधर जगह नहीं, हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसकी दिशा किधर होगी, OP के अनुदिश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये फार्मूला अच्छे से हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। इतना होता है द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक। अब देखेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये ए भी आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है और निरक्ष मतलब होता है द्विध्रुव का जो अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत रेखा जो होती है उसे द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं, ठीक है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P है r दूरी से, ठीक है। हमें इसी बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि +q आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता E1 है और -q आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता E2 है। तो E1 व E2 की दिशा क्या होगी, E1 व E2 की दिशा क्या होगी। तो देखिए ये +q आवेश है, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश अगर आप रखेंगे तो उस धन परीक्षण आवेश पर बल प्रतिकर्षण बल ऊपर लगेगा, जिसके कारण तीव्रता की दिशा यहाँ ऊपर होगी, यानी इसके कारण जो तीव्रता E1 है वह ऊपर होगा। ये ऋण आवेश है तो यहाँ पे धन परीक्षण आवेश जब रखा जाएगा तो ये आवेश -q उसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसके कारण बल नीचे लगेगा, इसके कारण तीव्रता का दिशा भी क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो E2 जो है वो -q आवेश के कारण तीव्रता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसको डॉटेड रेखा से इस बिंदु को मिलाए हैं और यहाँ पे कोण क्या मान लिए हैं, थीटा कोण मान लिए हैं, ठीक है। और इसके मध्य बिंदुओं से बिंदु P की दूरी r मान लिए हैं, ठीक है। और ये आधी लंबाई द्विध्रुव का आधी लंबाई L होगा, ये भी आधी लंबाई L होगा। तो जरा गौर से देखेंगे कि ये आपका एक क्या दिखाई देगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज, और जिसका लंब आपका r है और आधार आपका L है। तो ये कण कितना होगा, तो कण बराबर होता है लंब का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और अगर कण पर से स्क्वायर हटाते हैं तो कण ही लग जाता है, यानी कण बराबर √, में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये भुजा जो होगा वो किसके बराबर होगा, √r² प्लस L² के बराबर। सेम चीज यहाँ भी होगा, BP का मान निकालेंगे तो इसमें भी तो यहाँ से यहाँ L है, यहाँ से यहाँ R है, तो इसकी लंबाई भी कितना होगा, तो इतना ही होगा। जिस कारण से +q आवेश और -q आवेश दोनों के कारण यहाँ पे जो तीव्रता E1 E2 है उसका परिमाण क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि आवेश का मान समान है और आवेश से बिंदु P, दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी क्या है, समान होने के कारण तीव्रता का परिमाण समान होगा। यानी E1 बराबर E2 होगा, लेकिन वेक्टर E1 बराबर वेक्टर E2 नहीं होगा, क्योंकि दिशा अलग अलग है। E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। बात समझ में आया। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा निरक्षीय स्थिति में, और इसमें थोड़ा सा हम लोग भाषा लिखेंगे, बोल दे रहा हूँ, आप लोग भाषा लिख लीजिए। लिखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB
वायु अथवा निर्वात में स्थित है। खड़ी पाई के बाद लिखिएगा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके निरक्षीय रेखा पर, इसके निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, खड़ी पाई दे देंगे। उसके बाद ये दोनों फिगर बना लेंगे हम। क्या कर लेंगे भाई? दोनों फिगर बना लेंगे, चित्र ए और चित्र बी। चित्र बी में देखिए यहाँ वाला जो पोर्शन है उसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, तो फिगर बन गया होगा आप लोगों का। उसके नीचे लिखिएगा, दोनों फिगर बनाने के बाद नीचे लिखिएगा, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। तीव्रता E1 व E2 है। लिखेंगे हम लोग, अतः E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q बटे दूरी यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? √r² प्लस L²। और दूरी का क्या होता है? स्क्वायर। तो इतने का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कर्णी क्या हो जाएगा? हट जाएगा और बचेगा आपका r² प्लस L²। ठीक है, E2 बराबर क्या होगा? तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r² प्लस L²। ठीक है, ये होगा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि दोनों का परिमाण जो है वह क्या है? बराबर है। ठीक है, परंतु दिशा अलग अलग है। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिलेगा भाई? 1 व 2 से मिलेगा हम लोगों को कि E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r² प्लस L²। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? E1 E2 को वियोजित करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए E1 का डायरेक्शन इधर है, इसको जब हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक क्षैतिज अक्ष के अनुदिश और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुदिश। ठीक है, यानी एक इसके अक्ष के अनुदिश और एक इसके अक्ष के विपरीत, यानी 90 अंश की दिशा में। यानी इसको जब वियोजित करेंगे हम लोग, यही वेक्टर यहाँ पे देखिए है वेक्टर E1, इसको दो भागों में तोड़े हैं, एक इधर E1 कास थीटा, ये थीटा कोण हम लोग माने हैं ना। ठीक है, तो ये कोण क्या है? थीटा। तो थीटा से सटा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कास थीटा कहते हैं। ठीक है, तो E1 का जो एक घटक इधर होगा उसे कहेंगे E1 कास थीटा, और इसके लंबवत घटक को कहेंगे E1 साइन थीटा। इसी प्रकार E2 का जब वियोजन करेंगे तो क्षैतिज घटक को कहेंगे E2 कास थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक, लंबवत घटक जो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या किया गया है? इसी E1 व E2 का वियोजन किया गया है। तो क्षैतिज घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत डायरेक्शन में मिल रहा है, जिसके कारण E1 E2 चूंकि बराबर है, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देगा, और एक ही दिशा में होने के कारण E1 कास थीटा और E2 कास थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। परस्पर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम भाषा बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए, तीव्रता E1 व E2 का वेक्टर वियोजन करने पर, तीव्रता E1 व E2 का वेक्टर वियोजन करने पर E1 कास थीटा व E2 कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तथा E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत होने के कारण, परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का परिमाण डैश देके वो लाइन छोड़ दीजिए, E बराबर हो जाएगा E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। ठीक है, तो अब चूंकि E1 व E2 बराबर है
ठीक है। तो आप इस E2 को E1 समझ सकते हैं, यानी E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, इसी को लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। कोई दिक्कत? ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि कहेंगे चूंकि E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर है E2 के, तो इस E2 को E1 समझ लीजिए। E1 cos थीटा, E1 cos थीटा यानी जुड़ जाएगा तो 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, ठीक है। 2E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और कास थीटा का मान, या ऐसे अभी कास थीटा को रहने दे रहे हैं, ठीक है। और चित्र से अब कास थीटा का मान निकालेंगे हम लोग अगर, तो ध्यान दीजिए ये त्रिभुज है और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार यल होगा, इस त्रिभुज का आधार क्या होगा? देखिए थीटा के सामने लंब, ठीक है, और थीटा से सटा हुआ भुजा आधार, ठीक है। और ये जो सब 90 अंश के सामने भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो कास थीटा बराबर सूत्र होता है, तो हम लोग बता देंगे चित्र से कास थीटा बराबर जो होगा वो होगा लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण। तो आधार यल बट्टे कर्ण इतना, यानी L बट्टे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अंडर रूट ना लगा के अगर पावर 1/2 लिख दें तो पावर 1/2 का मतलब भी होता है अंडर रूट, ठीक है। तो कास थीटा का ये मान यहाँ रख देंगे तो कहेंगे अतः E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कास थीटा की जगह मान क्या रखेंगे भाई? L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को यहाँ लेकर लिख दीजिए 2Q, और यल भी लिख दीजिए 2QL अपान 2QL का गुणा करा के एक जगह लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी लिखा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दोनों के बीच में गुणे का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार क्या है? आधार सेम है, आधार सेम है तो इसका पावर जुट जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, तो 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो होगा 3/2, यानी इसको 2 बार न लिख के केवल हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग वही कंडीशन लगाएंगे कि चूंकि R की तुलना में L बहुत छोटा होता है और इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर नगण्य होगा, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन यहाँ पे आप लोग भाषा लिख लेंगे कि चूंकि R की तुलना में L बहुत छोटा होता है इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर नगण्य होगा, अर्थात इस L स्क्वायर को छोड़ सकते हैं आप। तो छोड़ेंगे तो क्या बनेगा? E बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे E बराबर, ध्यान दीजिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बटे L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या होगा? R स्क्वायर, और इस पर पावर 3/2। तो आप देखेंगे पावर पर जब पावर होता है तो गुणा होता है, तो 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कटेगा यानी R पे पावर आ जाएगा 3, यानी RQ। और फिर बताएंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL। तो यहाँ पे 2QL है जो, उसके जब हम क्या रख सकते हैं? P, तो हो जाएगा अतः E बराबर यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं हम, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान RQ, ठीक है, P अपान RQ। 2QL की जगह पे हम लोग क्या रख दिए? P रख दिए। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। अच्छा, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में क्या अंतर है? तो अच्छी स्थिति में आप लोग देखे होंगे यहाँ केवल 2P होगा, यानी अच्छी स्थिति में जो तीव्रता होती है वह 2 गुना होती है निरक्षीय स्थिति के
तुलना में, ठीक है। तो केवल बस इतना ही अंतर है, अगर अच्छी स्थिति है तो यहाँ 2p आएगा और निरक्षीय स्थिति है तो यहाँ क्या आएगा, p आएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, सदिश राशि है तो इसका दिशा भी तो बताना पड़ेगा, तो इसका दिशा किधर होगा, तो ए बी के अनुदिश यानी ए से बी की ओर मिलान, लेकिन यहाँ पे नहीं सोचेंगे, यहाँ पे बिंदु P पर ए बी के अनुदिश यानी इस तरह, यानी यहाँ से इस तरह, या आप कहिए ओ बी के समांतर या ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, ठीक है, ए बी के समांतर यानी यहाँ से इस तरह से इस रेखा के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए बी के समांतर, ठीक है, ए बी के समांतर, ई की दिशा क्या होगी, ए बी के समांतर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।